जय हिंद साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ये बेहद ही मजेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन आप जिस भी एग्जाम में बैठिएगा इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और मिलते ही रहेंगे। इस टॉपिक का नाम है, नोट कीजिएगा, लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इतना ही नहीं, साथ ही साथ इसकी इंग्लिश को भी लिखते चलिएगा। इंग्लिश इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर बाबू इंग्लिश नहीं जानोगे तो जो ये क्षेत्रक लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़ेंगे, एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, तो आपको लगेगा एरिया का मतलब क्षेत्रक ही होता होगा। समझ में आ गया? इसीलिए इंग्लिश को नोट करना जरूरी होता है। तो इसकी इंग्लिश होगी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में कि आखिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते क्या हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आखिर हमारे इस पढ़ाई का एक टॉपिक और क्यों इतना बर्डन भरा लाया गया, ताकि हम लोगों को यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट को तकलीफ हो। तो जानते हैं, देखिए, कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं ना कि कोई भी चीज दुनिया में है तो उसके होने का कुछ ना कुछ कारण है। इसी प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के इस टॉपिक को लाया गया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ये क्यों पढ़ें, या फिर ये है क्या। देखिए, कोई भी एक देश होता है, उस देश में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। जैसे उस देश में खेती किसानी भी होती है, पशुपालन भी होता है, साथ ही साथ दुकानें भी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उद्योग, बड़ी बड़ी इकाइयां भी लगी होती हैं, और सर्विस सेक्टर भी होता है। यानी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं, इतना सब कुछ तो रहता है। स्कूल है, विश्वविद्यालय है, सब कुछ है। तो अब सवाल उठा कि आखिर इन सब चीजों को एक साथ कैसे पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपकी माता जी खाना बना रही हैं, अब परिवार के सभी सदस्य एक साथ ऑर्डर दें कि हमको ये चाहिए। कोई कहे हमको पनीर चाहिए, कोई कहे हमको चाय बना दो, कोई कहे हमको कुछ। तो एकदम से दिमाग क्या होता है, सक पका जाता है, एकदम से चिड़चिड़ापन सा लगता है। इसी प्रकार से एक देश में जब इतनी सारी आर्थिक गतिविधियां हैं, कोई एक छोटा सा डब्बा खोलकर बैठा हुआ है, कोई समोसे तल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, इतना सब कुछ है। तो अगर इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो शायद सही तरीके से नहीं भाप पाएंगे कि आखिर किस सेक्टर में चल क्या रहा है। इसीलिए ये टॉपिक आया जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इसलिए आया है ताकि किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को आप अच्छे से समझ सकें। आप मतलब अर्थशास्त्री अच्छे से समझ सकें। अब अर्थशास्त्री अगर समझे हैं तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाले तो कोई और हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मूल रूप में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो भी गतिविधियां होती हैं उनको 3 सेक्टर में बांटा गया है। ये कौन कौन से 3 सेक्टर हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, यानी किसी देश में जो कुछ भी होता है आर्थिक गतिविधि, वो सिर्फ सब कुछ इन 3 सेक्टर में ही शामिल है। और इनके नाम भी क्या है, बड़े अच्छे नाम है, बड़े प्यारे नाम है। जैसे आप सबसे पहले पढ़ाई करते हैं तो प्राइमरी में जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी में जाते हैं, अब उसके बाद टर्सरी में भले ही नहीं जाते हैं क्योंकि फिर आप जाते हैं हायर एजुकेशन में, यूजी पीजी, तो वो सब छोड़ दीजिए। अब समझिए, यहाँ इनको बांटा गया है। सबसे पहले सेक्टर को कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। क्या कहते हैं? प्राथमिक। अब प्राथमिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं प्राइमरी। ये तो सब जानते होंगे क्योंकि प्राइमरी के मास्टर बनने की होड़ लगी रहती है। अभी देखा ना, योगी जी कहीं सभा में थे, वहां पर बच्चे भगवाधारी होकर एकदम मार पहुंचे। अब बैनर जब निकाला तो उसमें शिक्षक के लिए लिखा होता, शिक्षक भर्ती कराइए। पुलिस पकड़ लेगी तुरंत क्योंकि लोकतंत्र है। तो देखिए, प्राइमरी यानी प्राथमिक सेक्टर। इसके बाद आता है द्वितीयक सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसके बाद आता है तृतीयक सेक्टर, और जो तृतीयक सेक्टर है इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी। अब समझते हैं इनके बारे में, एक एक के बारे में विस्तार से। और हाँ, थोड़ा सा दिमाग के ऊर्जा पुर्जा खोल कर रखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा ये टॉपिक अच्छे तरीके से। पहला है प्राथमिक सेक्टर।
तो प्राथमिक सेक्टर में शामिल क्या क्या होता है समझिए। प्राथमिक यानी बच्चों का ग्रुप, यही होता है ना। तो यहाँ पर बच्चों का ग्रुप नहीं, समझिए क्या है। देखिए प्राथमिक सेक्टर में वो सारी गतिविधियां शामिल होती हैं जिसका संबंध नेचर से है। और नेचर से जो भी चीज संबंधित होती है, इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि उसको हम इंसानों ने नहीं बनाया है। जैसे जो भी चीज हमको जमीन से प्राप्त होगी वो किस में आएगी, इसी में। और जो भी चीज हमको पशुओं से प्राप्त होगी वो किस में आएगी, इसी में। जो भी चीज हमको समुद्र के अंदर से खुदाई से प्राप्त होगी, इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए कि इसका संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो बस आपको इतना याद रखना है, क्या वो जमीन से संबंधित है, नेचर से संबंधित है, तो वो प्राथमिक सेक्टर में होगी। अब लेकिन देखिए इसके बारे में हम लोग तो जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, जैसे कृषि। और कृषि को बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे होते हैं जो बाबू टाइप के व्यक्ति, वो एग्रीकल्चर पूछो उनसे चाहे उनसे खेती पूछो, उनको दोनों का सिर्फ एक ही मतलब रहता है। तो देखिए एग्रीकल्चर और खेती में क्या अंतर है समझ लीजिए इसको, और दोनों शब्दों का प्रयोग कहाँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा परिवार, इस समय बहुत चल रहा है ना कि मेरा परिवार मेरा परिवार। हाँ, तो देखिए परिवार जब कहते हैं आप, तो परिवार का मतलब होता है कि आप, आपके माता पिता, दादा दादी, जो भी मेंबर हैं, चाचा चाची, सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं, तो इसका मतलब है आप अपनी बात कर रहे हैं। यही अंतर है एग्रीकल्चर में और खेती में। जब आप कहते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि, तो कृषि देखिए कितना बड़ा होता है। कृषि में फल फूल सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा फसलों का उत्पादन यानी कि क्रॉप का जो आप प्रोडक्शन करते हैं ये, इसके अलावा मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, कुक्कुट पालन, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन, ये सब कुछ शामिल होता है। अब क्या लगा, झटका लगा? हाँ, तो यही बात सच है। जब भी आप कहेंगे कृषि, तो कृषि का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप ये सुनते हैं, एक्वाकल्चर, फसलों का, फल फूल सब्जियों का उत्पादन, जलीय कृषि, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, ये सब कुछ इसमें आता है। इसीलिए आप देखते होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए अलग से बना है मछली पालन मंत्रालय, रेशम कीट पालन मंत्रालय, जूट उत्पादन मंत्रालय, नहीं बना ना। तो यही समझिए ये सब कुछ कृषि में आ जाता है। और जब आप कहते हैं खेती, तो खेती का मतलब होता है खेत से संबंधित गतिविधि, ऐसी सारी गतिविधि जो आप खेत में करते हैं। अब खेत में क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेत में क्या करते हैं, फसलों को उत्पादन करते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं खेत। समझ में आया? और खलिहान, जब फसलें पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो उसको आप सुरक्षित रखते हैं कहाँ, खलिहान में, ताकि जानवरों से और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों से सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो कृषि, कृषि के अलावा पशुपालन। पशुपालन क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग पशुओं को पालते हैं। जिस तरह से इंसानों को पाला जाता है वैसे ही पशुओं को पाला जाता है। आजकल तो कहा जाता है इंसान को पालो, वो बाद में धोखा दे देता है। पशुओं को पालो, कम से कम कुछ ना कुछ तो उनसे मिलता रहेगा। पशुओं को पालते क्यों हैं, जैसा कि हमने कहा बिना किसी स्वार्थ के इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। इंसान पशुओं को पालता है किस लिए, पशुओं से क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज तो मिल्क प्रोडक्ट मिलेंगे। ये दूध सुबह से जरूरत होती है चाय कॉफी के लिए। इसके अलावा आप पशुओं से क्या प्राप्त करेंगे, पशुओं से ऊन प्राप्त होती है। आपने पश्मीना नाम की एक बकरी का नाम सुना होगा, ये जम्मू कश्मीर में ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। और उससे जो ऊन मिलती है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पश्मीना शॉल उसी से बनता है। उसको बबू अगर ओढ़ लोगे ना, तो भरी ठंड में भी गर्मा जाओगे, पसीना छोड़ दोगे, इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो क्या मिल रहा है, उससे ऊन मिल रहा है। इसके अलावा भेड़ पालते हैं, भेड़ से क्या मिलता है, भेड़ से भी ऊन मिलता है। पशुओं के देखे होंगे बूचड़ खाने रहते हैं जहां पशुओं को काटा जाता है, उससे क्या मिलता है, मांस मिलता है। बहुत सारे लोग मांस भक्षी होते हैं ना, मांस मिलता है। इसके अलावा पशु, जैसे आप देखते होंगे रेगिस्तान में जाएंगे तो ऊंट पालते हैं। अब ऊंट को क्या करते हैं, ऊंट से एक तो यात्रा के लिए काम आता है, साथ ही साथ उससे जो मिल्क प्राप्त होता है, बहुत प्रोटीन पौष्टिकता रहती है उसमें, उसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। हाँ, पता ही नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, इसमें। तो समझ में आ गया होगा पशुओं को क्यों पालते हैं। पशुओं को मिल्क के लिए, मिल्क जो होता है उसके लिए पालते हैं, साथ ही साथ उनसे जो कच्चा माल होता है यानी ऊन वगैरह, ये सब प्राप्त करने के लिए, और उनसे मांस प्राप्त करने के लिए, ये सब कहलाता है पशुपालन। इसके अलावा
इसके अलावा और क्या शामिल होगा? इसके अलावा इसमें शामिल होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये क्या होता है? देखिए, हम लोग जो पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं तो हमको लगता होगा कि पेट्रोल सीधे जमीन से मिलता है। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि पेट्रोल जमीन से आया। ये सच नहीं है, ये आधा सच है। दरअसल जमीन से जो हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल, यानी कच्चा ऑयल। और यही कच्चा ऑयल रिफाइनरी में जाता है। जैसे रिलायंस की रिफाइनरी है, तो ये रिफाइनरी में जाता है। वहां पर क्या होता है, ये इससे ये सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसके बारे में तो आप पढ़ेंगे साइंस में। जैसे इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, एयर टरबाइन फ्यूल भी मिलता है, सब कुछ इसी से मिलता है, कोल तार मिलता है। तो ये होता है क्रूड ऑयल। ये किस में आएगा? प्राथमिक सेक्टर में। इसके अलावा एक बचा है जिसको कहते हैं खनन, ये भी इसी में आएगा। देखिए, 3 शब्द आप सुनकर बहुत कंफ्यूज होते होंगे। एक है खान, दूसरा है खनिज और तीसरा है खनन। क्या अंतर होता है? अब खान का मतलब शाहरुख खान, सलमान खान नहीं। खान का मतलब होता है वह स्थान जहां से आपको धातुएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? धातुएं। जैसे जमीन में आपने खुदाई किया, आपको लोहा तो मिलेगा नहीं सीधे, क्या मिलेगा? लौह अयस्क मिलेगा। तो वो क्या हो गई? लोहे की खान। कोयला मिलता है, कोयले की खान। हीरा मिलता है, हीरे की खान। और खनन क्या होता है? खनन का मतलब होता है कि आप वहां मशीन लगाकर खुदाई करते हैं और खुदाई के बाद आपको ये चीजें मिलती हैं। तो ये खोदने की जो पूरी प्रक्रिया है और उन चीजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये कहलाती है खनन। इसके अलावा एक आता है खनिज। खनिज का मतलब है जो आपको मिला वो क्या है? खनिज। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी जहां खुदाई करना है वो स्थान कहलाएगा खान, खुदाई की पूरी प्रक्रिया कहलाएगी खनन, और जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा खनिज। तो ये सारी चीजें आपकी इसी में आती हैं, प्राथमिक सेक्टर में। समझ में आ गया? तो जो भी आपको चीज मिले, लोहा, तांबा, कॉपर, जो कुछ भी है, ये सब जो कच्चा रहता है, रॉ मटेरियल, वो सब इसमें आएगा। अब आते हैं द्वितीयक सेक्टर। देखिए, द्वितीयक सेक्टर का एक काम है जो काम आपके दिमाग का है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, तो आप इसको पढ़कर आपके दिमाग में ये चीजें जा रही होंगी, दिमाग में आप इनको प्रोसेस करेंगे। और जैसा एक होता है नकल, जो जैसा लिखा है वैसा लिख लेगा, और दूसरा होता है थोड़ा उसमें खुद सोचेगा। तो यही काम है इसका, सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर कहता है कि हमको तुम यहाँ से कच्चा माल ला कर दो और हम उसको मशीन के द्वारा कुछ काम की चीज बनाएंगे। जैसे भेड़ जो ऊन देती है, तो जैसा ऊन हमको दिखता है ऐसा थोड़ा मिलता है, नहीं मिलता है। या फिर जो हम लोग चीनी मिलती है, चीनी खाते हैं, वो चीनी कैसे बनती है? समझिए, सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर का एक ही काम है, ये मशीन लगाए हुए है। ये कहता है कि हम उद्योग लगाएंगे और जो कुछ भी हमको यहाँ से मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे अपनी मशीनों के द्वारा। जैसे मान लीजिए कृषि, कृषि में सबसे पहले चलिए आलू ही ले लेते हैं। अब ये आलू है, अगर ये मशीन में जाएगा तो इससे क्या मिलेगा? सोना? नहीं मिलेगा सोना। आलू से सोना निकालने वाली मशीन अभी नहीं है देश में, आएगी भविष्य में, हो सकता है कुछ अच्छा काम हुआ तो आएगी। तो आलू से क्या बनेगा? मशीन में गया, चिप्स बनेगी, पापड़ बनेंगे, बड़ी बनेंगी, जो भी चीज आप देखते हैं। इसी प्रकार से कृषि में कपास, कपास से क्या बनेगा? वस्त्र बनेंगे। इसी प्रकार से गन्ना, जो गन्ने की खेती करते हैं, वो क्या बनाएंगे? चीनी या शक्कर बनाएंगे। चीनी को ही शक्कर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें कैसे बनी? मशीन के द्वारा। और मशीन कहां पर लगी है? जहां पर उद्योग लगा है। तो इसीलिए इसी प्रकार से आप देखते हैं पशुपालन। अब पशुओं से आपको क्या मिला? जो मांस मिला, वो देखते होंगे अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो चीजें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें पशु से आपको मिला ऊन, और इस ऊन से भी आपने क्या बनाए? वस्त्र बनाए। पशुओं से आपको मिला मांस, और इसी मांस को आपने प्रोसेस करके बढ़िया तरीके से बेचा। पशुओं से आपको मिला दूध, उसी दूध से आपने 20 तरह के प्रोडक्ट बनाए, उसी से पनीर बनाए, उसी से क्रीम बनाई आपने, और उसी का उपयोग करके आपने जो पैक करके बेचते हैं ना पाउडर, जिसको घोल करके पीते हैं हम लोग या चाय बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं? आलसी होते हैं, और इतना आलस भरा होता है कि वो कहते हैं कौन सुबह से उठकर दूध का पैकेट लेने जाए। उनका बस नहीं चलता ही तो अमूल की कंपनियों को अपने घर में, अपने जहां रहते हैं वहां पर लगवा ले। तो क्या करते हैं? वो पैकेट डब्बा आते हैं पाउडर के, वो लेते हैं, और डब्बे को सुबह से बढ़िया 1 चम्मच लिया और घोला,
अब बढ़िया चाय बना लिए। अब वो कैसे बनता है इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, 50 तरह की मिलावट होती है उसमें। खैर ये सब तो कंज्यूमर फोरम वाले जाने। इसी प्रकार जो क्रूड ऑयल मिलता है इसके रिफाइनरी लगाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी, और रिफाइनरियों से क्या मिलता है, इसी से पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, ये सारी चीजें। तो इस सेक्टर में आप देख रहे होंगे, अगर एक शब्द में कहा जाए कि द्वितीयक सेक्टर की मूल विशेषता क्या है, तो इसकी मूल विशेषता है इंडस्ट्री, उद्योग। जो कुछ भी यहां से मिल रहा है उसको ये क्या कर रहा है, मशीन के द्वारा उसका रूप बदल दे रहा है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद पूरा बदल गया है एकदम, अब तो गुलाम बन गया है। तो प्रोडक्ट तो वही था माता पिता का, 20 साल 25 साल अपने पास रखे रहे, लेकिन उसके बाद वही लोग कहते हैं कि बदल गया है पूरा। तो इसी प्रकार से ये जो सेक्टर है ये क्या करता है, जो कुछ भी आपको पहले सेक्टर से मिला उसको बदल देता है पूरा। इसलिए सेक्टर को कहते हैं औद्योगिक सेक्टर। क्या कहते हैं, औद्योगिक सेक्टर। और याद रखिएगा इसका एक उप सेक्टर भी है। जैसे हम लोगों के हाथ हैं, हाथ में ये पंजा है, पंजे में उंगलियां हैं, उसी प्रकार से द्वितीयक सेक्टर का एक उप सेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब बात करते हैं तृतीयक सेक्टर की। जब देखिए बाबू, पहले सेक्टर में इतनी चीजें जमीन ने दे दी, वो है ना, ये धरती मेरी माँ है, तो ये सारी चीजें तो माँ ने दे दी। इसके बाद पिताजी ने फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाए। इसके बाद अब दिक्कत ये है, मान लीजिए अंबानी अडानी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों में सामान भी बन गया है। तो अब क्या लगता है कि अंबानी अडानी अपने सर पर तसला रखकर बाजार में इनको बेचने जाएं? नहीं, ये चीज सही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इस सेक्टर में मूल काम होता है सेवाएं प्रोवाइड करना। जैसे सुबह से उठते हो, अखबार वाला आता, अखबार दे जाता है, वो क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, सर्विस आपको दे रहे हैं, सेवा। इसी प्रकार से जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, सेवा। SBI है, वो भी क्या दे रहा है, सेवा। हालांकि उसके यहाँ लंच बहुत चलता है। पहली बार हुआ कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने खाने नहीं दिया, कहा कि बाबू खाना बाद में, 24 घंटा है, नहीं तो तुमको जेल के अंदर हम खाना खवाएंगे। जेल का खाना आप समझ लीजिए, ये होता है पावर कोर्ट का। हालांकि वो सब छोड़िए। इसके बाद देखिए, आप स्विगी को फोन करते हैं, स्विगी जोमेटो, भूख लगता है तो ये क्या है, सेवा। इसी प्रकार कोरियर वाला आपके घर आता है, वो क्या दे रहा है, सेवा। इसी प्रकार मोबाइल फोन में जो बतियाते हो ना रात रात भर, ये भी क्या है, सेवा। क्योंकि आपको कंपनियां क्या दे रही हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सर्विस आपकी समाप्त होने वाली है। इसी प्रकार से आप जो सरकारी नौकरी में जो भी कर्मचारी हैं वो सब क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। सरकार खुद भी क्या दे रही है, सेवा। इसी प्रकार आपका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले जो वाहन है, चाहे आप बस में यात्रा कीजिए, ट्रेन में यात्रा कीजिए, 4 व्हीलर में यात्रा कीजिए, वो सब क्या दे रहे हैं, वो आपको सेवा दे रहे हैं। इसी प्रकार ओला की जो गाड़ियां, एक फोन में बुला लेते हो कि आ जाओ बाबू यहाँ से चलना है, तो वो क्या है, सेवा। आप होटल में जाकर रुकते हैं, ये भी क्या है, सेवा। तो ये याद रखिए, सारी चीजें क्या है, सेवा। और सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए सेक्टर को कहते हैं सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं ये 3 सेक्टर समझ में आ गए होंगे। लेकिन देखिए एक थोड़ा सा समझिए इसको, जो तृतीयक सेक्टर है बहुत बड़ा है। आपने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, टीचर सभी तो इसमें शामिल हैं। तो अब सोचिए, एक व्यक्ति जो ट्रक चला रहा है और एक व्यक्ति जो देश चला रहा है, यहाँ सब एकजुट हो गए, सब बराबर है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस में तो सभी आ गए ना। तो कहा ये न्याय नहीं है, ऐसा करके हम लोग सही तरीके से आकलित नहीं कर पाएंगे। तो कहा क्या किया जाए, तो कहा एक काम करो, इस जो तीसरा सेक्टर है इसको तोड़ो। कहा कैसे तोड़े, तो कहा इससे 2 सेक्टर बनाओ, और एक चतुर्थ सेक्टर और एक पंचम सेक्टर। वो भी क्या होगा, इसी का उप सेक्टर होगा। एक चतुर्थ सेक्टर यानी क्वार्टनरी, और एक पंचम सेक्टर जिसको कहते हैं क्वाइनरी, क्वार्टर। ये क्वार्टर वो नहीं है जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं, क्या लिखा रहता है, देसी शराब दुकान, हाँ ये वो नहीं है। क्वार्टर यानी चतुर्थ सेक्टर, और क्वाइनरी यानी पंचम सेक्टर। क्यों किया गया ये तो हमने बता दिया आपको, ताकि जो सेवाएं हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया जा सके। तो चतुर्थ सेक्टर में रखा जो भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग। कौन लोग, जो प्रोफेसर, स्कॉलर, जो रिसर्च कर रहे हैं, ये सब लोग इसमें आ गए चतुर्थ सेक्टर में। इसीलिए चतुर्थ सेक्टर को कह दिया ज्ञानियों का क्षेत्र। इसमें सभी ज्ञानी लोग शामिल हैं। तो पूछा जाएगा कि नॉलेज सेक्टर के नाम से किस सेक्टर को जाना जाता है, तो चतुर्थ सेक्टर को।
तो देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है, ह्यूमन, वो भी महत्वपूर्ण रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसके अंदर देशभक्ति की भावना हो, अपने देश के लिए कुछ करने की भावना हो, और साथ ही साथ वो क्या हो, जागरूक हो, तो इस तरह के व्यक्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस। अब पढ़ा लिखा होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। मान लीजिए कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है, बहुत योग्य है, लेकिन उससे एक तसला नहीं उठता है और दिन भर चक्कर खा के गिरता रहता है, तो क्या वो देश के लिए अच्छा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देश को ही उस पर खर्च करना पड़ जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ाई के साथ साथ फिट भी है, बढ़िया है, कोई बीमारी नहीं उसको, वो बढ़िया देश के लिए रिसोर्सेज है। इसी प्रकार है पंचम सेक्टर। पंचम सेक्टर में कहा कि देश के लिए जो भी लोग नीति निर्माण करने वाले हैं, जिनका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वो सब लोग इसमें आएंगे। जैसे सरकार क्या करती है, पूरे देश के लिए नीति निर्णय बनाती है। अधिकारी, अब अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी भी तो नीति नियम बनाते हैं जिले के लिए अपने। इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, अंबानी, अडानी, जिनको आप जानते हैं, मतलब ऐसे सभी व्यक्ति जिनके द्वारा लिए गए निर्णय का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वो सब आते हैं पंचम सेक्टर में। तो पंचम सेक्टर बेसिकली जो भी नीति निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपने समझ लिया। लेकिन अब देखिए, जो बेचारा इसमें मेहनत करेगा वो क्या होगा, पसीना पसीना हो जाएगा। प्राथमिक सेक्टर में क्या है, खेती किसानी है, पशुपालन है, जमीन से खनिज प्राप्त करना है, या फिर रिफाइनरियों में काम करना है, बहुत मेहनत का काम है। और जो लोग ये करते हैं, यानी जो लेबर काम करते हैं, उनको कहा जाता है सांकेतिक रूप से रेड कॉलर लेबर है। क्यों? जैसे आप बहुत मेहनत करते हैं ना, तो एकदम गर्दन लाल हो जाती है, उसी प्रकार से इनको कहा जाता है रेड कॉलर लेबर है। अब देखते होंगे रिफाइनरी कंपनियां हैं, यूपी बिहार से न जाने कितना लोग जाता है सऊदी में इसी काम के लिए, रिफाइनरियों में लगा है। और एक मूवी भी तो आई थी सलमान खान का, क्या नाम उसका, भारत। उसमें दिखाया था कि कितने लोग वहां पर काम करते हैं सऊदी वगैरह में, जहां रिफाइनरी है, बहुत बड़ी संख्या में सस्ते लेबर मिल जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो व्यक्ति, सोचिए यहाँ पर जिसको 200 रुपए मिलता था डेली, वहां जाकर उसको एक दिन में जो भी वहां का दीनार वगैरह मिल रहा है, कम से कम उसका 1000 रुपए बन रहा है। और सऊदी वाले, वहां के जो लोकल लोग हैं, उसी काम के 3000 मांगते हैं, मतलब अपने हिसाब से, वहां की जो मुद्रा है उस हिसाब से। तो उनको भी फायदा है, और यहाँ से जो लोग गए हैं उनको भी फायदा है। तो रिफाइनरी वगैरह ये सब की बहुत मेहनत का काम होता है। देखते होंगे कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कोयले की फील्ड जहाँ कोयला मिलता है वहां देखते होंगे आए दिन आग लग जाती है। दुनिया भर का सब मेहनत का काम है। इसी प्रकार से जो द्वितीयक सेक्टर है, इसमें जो लोग काम करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो बढ़िया, जिसको हम कहते हैं ना HR या MD, आराम से गद्दी सोफा लगाकर बैठा रहता है ऑफिस में, बढ़िया दिमाग बस चलाता रहता है। उसके अंडर में 50 हजारों लोग काम करते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्डर मानते हैं। मशीनों में बेचारे दिन भर सामान ला कर लगाते हैं प्रॉपरली, आग जल रही, भट्टी जल रही है, उसमें चीजें करते हैं, सब कुछ। तो दो तरह के लोग हैं, एक को कहा जाता है व्हाइट कॉलर लेबर, और एक को कहा जाता है ब्लू कॉलर लेबर। अब ये आपको काम दे रहे हैं कि इनमें से जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं HRMD, उनको आप ब्लू कॉलर कहेंगे या व्हाइट कॉलर, और जो लोग मेहनत का काम कर रहे हैं उनको किस नाम से जानेंगे, व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर। तो ये आपको बताना है। एक और चीज समझ लीजिएगा, काम आएगी थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारे देश की GDP है 100 रुपए, कितना, 100 रुपए, और इस 100 रुपए में अगर इस सेक्टर से 50 रुपए प्लस मिल रहा है, यानी आधे से अधिक मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसको कि प्राथमिक सेक्टर पर आधारित अर्थव्यवस्था। और प्राथमिक सेक्टर में मुख्य रूप से कृषि को ही सब लोग जानते हैं, इसीलिए इसको कह देते हैं जोश जोश में आकर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। अब कहेंगे तो बड़ा अन्याय है, तो बाबू ये अन्याय केवल अर्थव्यवस्था में नहीं है, घरों में भी है। जैसे किसी माता पिता के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से 2 नालायक रह गए, एक बच्चा बड़ी अच्छी जॉब पा गया, तो देखिएगा घर का जो नेम प्लेट होता है ना, उसी के नाम पर होगा, और उसके माता पिता उसी के नाम पर जाने जाएंगे। अब आप कहोगे हाँ ये बात तो सच है, तो ये बात जब सच है तो ये अर्थव्यवस्था में भी सच है कि जो ज्यादा रुपए कमा कर देगा, या फिर जिससे ज्यादा फायदा होगा देश की GDP को, उसी के नाम पर हम जानेंगे। अगर यही 50 रुपए प्लस 50 से अधिक, मतलब आधे से अधिक रुपए उद्योग से मिलने लगेगा, तो उसी को कहेंगे उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था। और अगर यही सेवाओं से मिलने लगे तो उसे कहेंगे सेवा पर आधारित अर्थव्यवस्था। अब आप पूछेंगे कि होता कौन सा बेहतर है, किस पर होना चाहिए? तो देखिए, जब भी कोई देश शुरुआती अवस्था में है,
तो वहां पर कृषि या प्राथमिक क्षेत्र ही मुख्य रूप से होता है, तो उस समय उसकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक सेक्टर पर आधारित ही होगी। और इसमें भी मुख्य रूप से अधिकांश आबादी खेती किसानी में रहती है, तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था रहती है। लेकिन वो जैसे जैसे विकास करता है तो वहां उद्योग धंधे लगने लगते हैं और कृषि भी तरक्की करती है, तो उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होता है। उसके बाद सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होता है। यानी तीनों को आप एक सीढ़ी कह सकते हैं, जो एक के बाद एक होती है, और यही होना चाहिए, ये फिर ये फिर ये। तो क्या भारत में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसलिए यूपीएससी का भी दिमाग सटक गया था। मेंस में पूछ दिया था क्या कारण है कि भारत प्राथमिक सेक्टर से सीधे तृतीयक सेक्टर की ओर अग्रसर हुआ है। ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 10 साल की उम्र तक बच्चे रहे, लेकिन 10 साल बाद आप इतने समझदार हो गए कि आपके सामने जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी छोटे नजर आने लगे, तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, बल्कि सच तो ये है कि आपने एक अपनी उम्र जो होती है ना, जिस सीखने की उम्र होती है, उस उम्र को आपने यूज ही नहीं किया है। इसी प्रकार से किसी भी देश में अगर प्राथमिक सेक्टर से सीधे तृतीयक सेक्टर आ जाए तो ये अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या हमको 10-20 लोगों की जरूरत है? नहीं, अकेले ही पढ़ाई ले रहे हैं पूरा खड़े होकर। जैसे जो व्यक्ति कोरियर देने का काम करता है अकेले दे लेगा। डॉक्टर है, क्या 10 लोगों को अपने साथ रखता है? नहीं रखता, एक व्यक्ति को रख लेगा ज्यादा से ज्यादा। देख रहे होंगे आप, सर्विस सेक्टर में रोजगार बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। यहाँ चाहिए योग्यता, स्किल। अगर आपके अंदर काबिलियत है या जिस सर्विस को आप देना चाहते हैं, तब तो आप इसमें होंगे। इसी प्रकार से प्राथमिक सेक्टर जो होता है, इसमें अगर बहुत ज्यादा आबादी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इस पर दबाव आ जाएगा, दबाव पड़ने लगेगा। लेकिन ये जो सेक्टर होता है द्वितीयक सेक्टर, इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये एक सेक्टर जो होता है ना, सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता रखता है। जैसे एक व्यक्ति अगर उद्योग लगाएगा तो छोटे से छोटा उद्योग भी लगाएगा तो 10-20-30 लोगों को रोजगार दे देगा। और जब बड़ा उद्योग है तो 2 लाख 2.5 लाख, रिलायंस वगैरह में आप देखेंगे शायद 2.5-3 लाख लेबर काम करती है। ये समझिए आप, रेलवे है, लगभग 12.5-13 लाख लोग काम करते हैं। तो ये क्षमता किसमें होती है? इंडस्ट्री में। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर विकास चाहिए है और बेरोजगारी को कम करना है तो सबसे जरूरी है द्वितीयक सेक्टर। और भारत का ये थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग इस सेक्टर में अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। अब स्थिति अभी हाल अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा आमदनी हमको इससे मिलती है हमारे देश को, और सबसे कम इससे मिलती है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि नेता दहाड़ते रहते हैं कि भारत किसानों का देश है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो क्या कारण है कि आखिर कृषि जैसे सेक्टर से जब बहुत कम रुपए हमको मिल रहा है, फिर भी हम लोग हर चीज में कृषि को आगे करते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ काम करने वाला लेबर। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग जो लोग काम करते हैं उसका 55 से 60% लोग कृषि या उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में लगे हुए हैं। अगर कृषि तबाह होती है तो इतने बड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तो इनको आप कहां पर रोजगार देंगे? इसमें तो वैसे भी जगह नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? उस लेवल की योग्यता है। दूसरा, इस सेक्टर में हमारे यहाँ विकास हुआ नहीं है पर्याप्त, तो इसलिए हर सरकार डरती है और हर सरकार किसानों की हर बात को मानती है। वो कहते हैं कि हमें ये कर दो, कहते हैं हाँ ठीक है। और हर सरकार उलझाने का काम करती है किसानों को। वो चाहती है कि ये लोग खेती किसानी न छोड़े, चाहे जो हो जाए, चाहे व्यवस्था हो या ना हो। आज भी देखिएगा लगभग 35-40% सिंचाई क्षेत्र है सिर्फ इतने बड़े देश में। अभी तक हम लोग ये हाल है 75 साल बाद भी। तो किसानों को सब क्या करते हैं, 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए देकर उलझाए रखने का काम करते हैं। कोई सरकार नहीं चाहती है कि इनका कोई विकास हो, और हर सरकार दिखावा यही करती है कि वो सिर्फ किसानों के लिए काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कल पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। धन्यवाद।